चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग के साथ साथ आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आते हैं, मैं जिनेश्वर कुमार। कुछ प्रश्न हैं, फिर से पुनः आपके साथ इस प्रश्न का हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस 2020 में आप लोग सभी लोग देख चुके हैं क्या स्थिति रहा। इस स्थिति को दूर करने के लिए आप भी और हम भी एकदम जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं और आप लोग भी लग जाइए। और ये हमारा और हमारे टीम की ओर से आप सभी को यही आशीर्वाद रहेगा कि जो भी आप लोग इस बेरोजगारी धारा में तैर रहे हैं, माता रानी से कृपा है कि आप सभी लोग इस बेरोजगारी धारा से बाहर निकलकर रोजगार किनारे आप लोग पहुंचे। तो इसी के साथ हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। कुछ यहाँ पे प्रश्न है और उसी प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है यहाँ पे कि किस तत्व की परमाणु संख्या 20 है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संयोजकता क्या है। संयोजकता कहते किसे हैं? तो संयोजकता कहा जाता है कि कोई भी एलिमेंट अपने अष्टक को पूरा करने में जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, कोई भी एलिमेंट अपने अष्टक को पूरा करने में जितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? संयोजकता कहते हैं। फिर से थोड़ा सा गौर पर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एलिमेंट का जो भी एलिमेंट है, जो भी तत्व है, अगर वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है और उस अष्टक पूरा करने में जितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग संयोजकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर से देखा जाए कि अगर यह सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। मतलब पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है और उसके बाद वाला जो भी इलेक्ट्रॉन होता है कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। पिछले वीडियो में हम ये सब कुछ बता चुके हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजक इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। अब ये अपना अष्टक पूरा करेगा तो अष्टक पूरा करने का अर्थ क्या होता है कि अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ला। अष्टक पूरा करने का मतलब क्या होगा कि अपने बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन ला दे। तो अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अर्थात यह अपना अष्टक पूरा कर लेता है। और जब यह अपना अष्टक पूरा करता है तो उस समय देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की संख्या कितना है? त्याग इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो इसका वैलेंसी भी क्या होगा? 1 होता है। वैलेंसी निकालने का भी अलग अलग तरीका था। यहाँ पे 2 केस हम लोग देखेंगे, केस 1 और केस 1 कहता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 हो। कितना? 1, 2, 3 और 4। 1 से लेकर अगर 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तब इनका वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बराबर हुआ जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इस सोडियम के बारे में अगर देखा जाए तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। यह किस केस में आ जाता है? एक केस में आता है, पहला केस में आ जाता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका वैलेंसी भी क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और हम यहाँ पे देखे हैं कि वैलेंसी कितना है इसका? 1। दूसरा केस आता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो जाए, 5, 6, 7 और 8। कितना? 5, 6, 7 और 8। तो अब इसका जो वैलेंसी होता है उस वैलेंसी प्राप्त करने के लिए 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में सोचिए। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6।
अब इसके बाह्यतम कक्ष में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 6 हो गया। अब जैसे 6 आया तो यह केस कहाँ चला गया, दूसरा केस में चला गया। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसका वैलेंसी ज्ञात करने के लिए 8 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, वैलेंसी कितना हो गया, इसका वैलेंसी 2 हो जाता है। ठीक है, तो यह तरीका है वैलेंसी निकालने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका परमाणु संख्या कितना है, 20 है। परमाणु संख्या 20, तो कौन सा एलिमेंट होगा जी, तो कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, 2 8 8 और 2, 2 8 8 और 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए, 2 8 8 और हो गया 2। तो जैसे इसका बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो इसका वैलेंसी भी क्या होगा, उतना ही होता है, अर्थात इसका वैलेंसी भी कितना होगा, 2 ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन कहीं लिखा होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वैलेंसी इसका क्या हो गया, 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि परमाणु क्रमांक 29 वाले तत्व के परमाणु के डी कक्षक में कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए जो परमाणु संख्या दिया है 29, उसका पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जैसे 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 हो गया 20 और 20 9 29। यहाँ पे 3d। अब देखिए थोड़ा सा, यह जो 29 होता है कॉपर होता है, तो 29 जो कॉपर होता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। यह ग्राउंड स्टेट में ऐसा होता है और यह इस तरह से मतलब स्थिरता नहीं प्रदान करता। अर्थात कह सकते हैं कि अदर एलिमेंट से जो यह एलिमेंट होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद रूप में होता है। किस रूप में, अपवाद रूप में। तो यहाँ पे अपवाद होता क्या है, तो यहाँ से एस से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर और डी में चला जाता है। तो यहाँ से देख लेते हैं ये क्या था, 3s2 3p6 और 4s1 और 3d10। कितना हो गया, 3d10। कहाँ पूछा है हमको, डी कक्षक में पूछा है। और डी कक्षक यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, तो डी में हम लोग जानते हैं कि डी कक्ष में कक्षक की संख्या कितना होता है, 5 होता है। तो 5 में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होता है। कितना होगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर पढ़िएगा, ऑक्सीकरण संख्या चैप्टर पढ़िएगा, तो वहां पे एक नियम आता है कि किसी भी यौगिक का कुल ऑक्सीकरण संख्या उनमें उपस्थित तत्व के ऑक्सीकरण संख्या के योगफल क्या होता है, 0। अर्थात कोई भी यौगिक है, उसमें जितने तत्व है सभी के ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ दिया जाए तो इसका योगफल 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक यौगिक दिया हुआ है KMnO4। क्या दिया है, KMnO4। हम लिखते हैं KMnO4। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। कितना होता है, -2। वो ऑक्सीजन है 4 होते, कितना हो गया, -8। कितना हो गया, -8। और पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। और हम जानते हैं कि इनका योगफल 0 के बराबर होगा। तो मान लेते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, x हो गया। तो लिखेंगे +1 + x -8 बराबर कितना, 0।
ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 8 - 1, x बराबर कितना गया +7, मतलब इसका x का मान कितना है यहाँ पे रखेंगे हम लोग +7, मतलब Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा +7 होता है। यहाँ पे देखेंगे कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन दिया है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है +7 है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहा है चौथा क्वेश्चन की परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाता है। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाता है। तो परमाणु के बारे में अगर देखा जाए तो अगर इसका इतिहास देखा जाए तो परमाणु जो होता है डाल्टन साहब कहे थे कि यह अविभाजित पार्टिकल है जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन फिर रदरफोर्ड आए तो कहें कि बिना एकरा के विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो विभाजित करने में कौन कौन से कण को विभाजित कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी समय कहा गया कि जो परमाणु है वो परमाणु किसका सूक्ष्मतम कण है, तो तत्व का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या है, तो तत्व का सूक्ष्मतम कण। कौन, तो परमाणु। और यहीं पे दूसरा बात कि यौगिक, ये भी क्वेश्चन पूछता है यौगिक का सूक्ष्मतम कण कौन होता है, तो अणु होता है। ठीक है, और जब परमाणु मिलते हैं तब क्या बनाता है, तो क्या बनता है जी अणु बनता है। ध्यान देखिए रासायनिक रूप से जुड़कर परमाणु क्या बनाएंगे, तो अणु बनाएंगे। ठीक है, और अणु जुड़ेगा तब क्या बनेगा यौगिक बनेगा। तत्व का छोटा रूप क्या होगा, तो परमाणु होगा। तत्व का छोटा रूप परमाणु होगा, इसका छोटा रूप परमाणु हो गया। अणु किसका छोटा रूप है, तो किसी यौगिक का छोटा रूप। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या मिलता है, अणु मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात उपस्थित होता है। द्रव्यमान अनुपात पूछ दिया है, तो द्रव्यमान अनुपात के बारे में हम लोग जानते हैं। कौन कौन सा दिया है, पानी, जल। तो जल में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इसका अनुपात क्या हो गया, इसका अनुपात हाइड्रोजन का भार हम जानते हैं यहाँ पर 1, ऑक्सीजन का भार 8 और 16। परमाणु संख्या 1, इसका भार 1, परमाणु संख्या 8, भार इसका 16। अब यहाँ पे लिख दीजिए, तो कौन हाइड्रोजन है जी, तो 2 गो, तो 2 अनुपात कितना हो गया 16, 8 गुना 16, मतलब इसका अनुपात क्या हो गया 1:8। द्रव्यमान का अनुपात कितना हो गया 1:8। अगर इसका द्रव्यमान अनुपात कितना हो गया 1:8, और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कितना नंबर, दूसरा नंबर दिया है 1:8। यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर पूछ देते कि परमाणु का अनुपात क्या होता है, इसका परमाणु का अनुपात क्या होगा, तो परमाणु का अनुपात हम लोग देखते हैं कि H2O, हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, तो 2 गो है, और ऑक्सीजन का परमाणु है 1, तो इसका अनुपात कितना होता है 2:1 होता है। जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि 3:1, सही नहीं है, 1:2 ये भी नहीं है, 8:1 ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1:8 दिया हुआ है। यह किसका अनुपात है, इन दोनों का द्रव्यमान का अनुपात है। ठीक है, और परमाणु का अनुपात पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु कितना है 2, और ऑक्सीजन परमाणु कितना है तो 1। चलिए आपका आंसर मिल चुका होगा पांचवा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैडविक ने किस मूल कण की खोज की। बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है चैडविक, यहाँ से देखिए, तो चैडविक का जो मूल कण है किसने किसका खोज किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज किया। चैडविक किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन का खोज किया था। अगर नहीं इसको ध्यान में है तो थोड़ा सा एक ट्रिक लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा था द गोपचंद, द गोपचंद, द से थॉमसन और ई से इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन। यहाँ पे गोल्डस्टीन आता है, जीओ से गोल्डस्टीन और पी से प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। उसके बाद से आते हैं चंद, एन से न्यूट्रॉन और चंद से चैडविक। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं कि द गोपचंद मतलब द से थॉमसन, जे थॉमसन किसने खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था, 1800
1897 में 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, 87 में प्रोटॉन का खोज हुआ था और न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में। देख लीजिए यहाँ पे 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा, प्रोटॉन का खोज कब 1887 ईस्वी में और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक के द्वारा 1932 ईस्वी में। तो यहाँ से आपका आंसर निकल चुका होगा कि चैडविक ने किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का पूछेगा तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने कब किया था 1887 में। उस तरह अगर इलेक्ट्रॉन का पूछे तो जे थॉमसन ने कब किया 1897 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, यहाँ देखिए अभी जस्ट हम बताए थे कि किसी भी कोई भी परमाणु है उसको विभाजित किया जाता है। परमाणु को मौलिक कोण में विभाजित किया जाता है, मौलिक कोण में। तो यह मौलिक कोण को दो भाग में बांट दिया गया, एक अस्थायी मौलिक कोण और एक अस्थायी मौलिक कोण। तो इस अस्थायी मौलिक कोण में जो होता है यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें भी बहुत सारे हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें आता है पाई मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो। यहाँ क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। यहाँ पे ई पे माइनस चार्ज होता है तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन में ई पर प्लस चार्ज होता है। यहाँ पे ई पे माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, तो पॉजिट्रॉन पे ई पर प्लस चार्ज। इस यहाँ ई जो देते हैं यह इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन का अगर आवेश के बारे में बात किया जाए तो आवेश कितना 1. इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलम और इसका भार देखा जाए 9.1 गुणा 10⁻34 केजी। ठीक है, लेकिन अगर इसी पॉजिट्रॉन के बारे में बात की जाए तो इस पॉजिट्रॉन के पास सिर्फ क्या होता है, सिर्फ आवेश उपस्थित होता है और वो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, बस सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव में आवेश पाया जाता है। ठीक है, इस तरह पाई मेसन होता है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, एंडरसन ने। और कब किया, जब न्यूट्रॉन का खोज हुआ था उसी समय पॉजिट्रॉन का खोज हुआ था 1932 में। उस तरह अगर पाई मेसन का खोज देखा जाए तो पाई मेसन का खोज युकावा ने किया था 1935 ईस्वी में किया था। किसने किया, युकावा ने किया था 1935 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में खोज हुआ एंडरसन ने किया था। एंडरसन किसने किया, एंडरसन ने किया था। अगर इस पाई मेसन का देखा जाए, इसके बारे में देखा जाए, इस पे कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है लेकिन इस पे मास होता है। यह मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो भी मास होता है उसका 274 गुना इसका मास होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का 274 गुना इसका मास होता है। अगर उसी तरह न्यूट्रिनो के बारे में बात किया जाए तो न्यूट्रिनो का जो खोज था वो पाउली साहब ने किए थे, पाउली चाचा ने किए थे। और कब, 1930 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। और ये ऐसा न्यूट्रिनो है ना ही इस पे किसी प्रकार का द्रव्यमान होता है और ना ही कोई इस पे आवेश उपस्थित होता है। चलिए इसी के साथ आज का जो सेशन हुआ खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।